Hello and welcome, friends. I am Sarthak Singh and I have cleared the civil services exam twice. And today we are here for a very important discussion on prelims result. So, as we know, prelims was conducted on 25th of May and its result was there 2 days back in front of us. And by now, all of us know that whether we have cleared the prelims or we have not cleared the prelims. तो अब ये बात जो कि क्लियर हो चुकी है कि हम में से कौन प्रीलिम्स पार करके मेंस लिखने वाला है और कौन लोग जो हैं वो मेंस 2025 नहीं लिखने वाले। लेकिन इस सब बात के बाद एक सिचुएशन है जो कि लोग मुझसे आकर मिल रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए लोग मुझे बात बता रहे थे और जो डिस्कशन हो रहा है, जो कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट सोच रहे हैं, मैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड कुछ स्पेकुलेशंस हमारे सामने आ रहे हैं। स्पेकुलेशंस रिगार्डिंग कि क्या डिमांड्स हैं जो जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, वो सब लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं। एक जो मेजर चीज़ है वो ये सामने निकल के आती है कि जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट है, वो रिजल्ट 3 या 4 क्वेश्चंस को ड्रॉप करने के बाद बनाया गया है। सो देयर इज अ स्पेकुलेशन in people that almost 3 to 4 questions have been dropped, but 3 क्वेश्चन 2024 के रिजल्ट में भी ड्रॉप हुए थे, जो हमने देखा कि फाइनल आंसर की में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया था। पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है हमारे लिए? अगर 3 क्वेश्चंस ड्रॉप भी होते हैं तो भी हमें ये समझना है कि 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी, जितने आपके मार्क्स थे, उन मार्क्स को अरेंज करके ऊपर के कुछ 10-12-15 हज़ार लोगों को यूपीएससी ने मेंस के लिए बुलाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3-4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए भी हैं तो उसका प्रीलिम्स के रिजल्ट पर क्या असर पड़ना चाहिए? मेरी नज़र में उसका प्रीलिम्स के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस सभी लोगों के लिए ड्रॉप हुए हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग ही सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सभी लोग उन क्वेश्चंस में टाइम लगाते हैं अपना। पर इवेंचुअली होता ये है कि कुछ लोग उस पर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इसलिए वो लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ज़्यादा टाइम हमने एक क्वेश्चन पे लगाया और अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो उनको जो है कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जानना मुश्किल है कि किसने कितना टाइम लगाया। इसलिए इवन इफ क्वेश्चंस आर ड्रॉप्ड तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, जो कि आज का प्रीलिम्स का रिजल्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने ये नहीं देखना कि क्वेश्चंस कितने ड्रॉप हुए हैं, आपने जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे, जैसे प्रीलिम्स 2024 के रिजल्ट में 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, 97 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किए गए, तो उन्हीं 97 क्वेश्चंस में आपको एक अच्छे नंबर लेके आने हैं। और यही बात हम लोग जब हम प्रीलिम्स की बात पहले भी करते थे, प्रीलिम्स से पहले, तो मैं आपको कहीं ना कहीं यही चीज़ समझा रहा था कि एक क्वेश्चन पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको एक्सेसिवली एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ गलत हो, कुछ गड़बड़ियाँ हों। तो इसलिए हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल के अंदर एक क्वेश्चन पर एक्सेसिव टाइम लगाने से बचना चाहिए। उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट जो है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके 100 बन रहे थे जीएस में और सीसैट में मोर देन 120 बन रहे थे, स्टिल उनका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है इतने अच्छे नंबर पाने के बाद भी। तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक हम लोगों ने नंबर्स अपने कैलकुलेट किए हैं प्रीलिम्स में, जो हमारे मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं, जो ये हमारे 100 मार्क्स भी हैं, जो भी ये बता रहा है मुझे, उसका अनुमान है कि वो उसके 100 नंबर हैं, फिर भी वो पार नहीं कर पाया और कट ऑफ जो कि 100 से नीचे ही बता रहे हैं सब लोग। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने अपने आंसर्स मिलाए हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मिलाए हैं, और यूपीएससी के आंसर की में और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की में डिफरेंस हो सकता है। और हमने ये हर साल देखा है पिछले कुछ सालों में, और काफ़ी डिफरेंस, लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस का डिफरेंस वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की में हमें यूपीएससी के आंसर की से देखने को मिलता है। तो इसलिए जो आपके मार्क्स अभी आ रहे थे, आपकी कैलकुलेशन से आ रहे थे, आपको उसके ऊपर अब ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। अभी तक हमने 15, 17, 20 दिन जो वेस्ट कर दिए रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑन प्रीलिम्स, रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ आवर कट ऑफ, वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब से आपको सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरा एक आर्गुमेंट ये है, कुछ लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए यूपीएससी को।
देखिए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और ऐसा पिछले कुछ सालों में कभी भी नहीं हुआ है कि यूपीएससी ने कोई रिजल्ट देने के बाद उसको रिवाइज किया हो। तो ये यूपीएससी नहीं करेगा कि वो रिजल्ट को रिवाइज करे, जो रिजल्ट है वही रहेगा। इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि जिन लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है वो लोग तैयारी करेंगे मेंस की, और जिन लोगों का मेंस नहीं अपीयर होंगे इस बार, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उन लोगों को ऐसे तैयारी करनी चाहिए जैसे कि वो अपीयर होंगे 2025 में ही मेंस में। देन यू विल बी एबल टू make the best utilization of this time that you have after the prelims result and before the next year's notification। एक और स्पेकुलेशन है लोगों का जो कि ये हाईलाइट करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है यूपीएससी का, द रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, जो आप क्वेश्चंस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं एक पर्टिकुलर आंसर के लिए, वो एक कहीं ना कहीं बायस्ड है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक ही आंसर के लिए रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं तो यूपीएससी उस आंसर को सही कर देता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। और 2024 के भी एक क्वेश्चन का हवाला दिया जाता है कि वो क्वेश्चन जो है एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से एक तरीके का आंसर उसमें दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि यूपीएससी जो भी आंसर डिसाइड करती है वो फैक्ट्स को मद्देनज़र, स्टैंडर्ड बुक्स को मद्देनज़र, स्टैंडर्ड नॉलेज के हमारे सोर्सेज को मद्देनज़र रख के ही करती है, और हमें उसी आंसर को सही मानना चाहिए फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी। सो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो इट इज़ अ इंटरनल मैटर ऑफ यूपीएससी दैट व्हाट दे हैव टू डू रिगार्डिंग इट। लेकिन किसी भी एक आंसर की अधिकतम बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस आने की वजह से मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी किसी भी गलत आंसर को सही आंसर में तब्दील कर देगा और सही आंसर को गलत आंसर कह देगा। तो इसलिए ये सब जो भ्रांतियां हैं, जो हम लोग टाइम वेस्ट करने के लिए, बात करने के लिए, अपने आप को कंसोलेशन देने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, हमें इन सब से आगे निकलकर अब ये सोचने की ज़रूरत है दैट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो आगे जैसे हम अपने मेंस के आंसर्स में भी लिखते हैं वे फॉरवर्ड, तो अब हमें यहाँ प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद वे फॉरवर्ड ढूंढने की ज़रूरत है, रादर देन स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम इन दीज काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस। तो अब कुछ लोग जो है मेंस लिखेंगे 2025 में, और कुछ लोग जो है वो मेंस नहीं लिखेंगे, जिनका जो है रिजल्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी जो भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ लोगों का मेंस एलिजिबल है, वो लोग प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, वो लोग मेंस लिखेंगे, और कुछ लोग मेंस नहीं लिखेंगे। यहाँ मेंस 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। सो नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो लोग मेंस नहीं लिखेंगे। फर्स्ट इज डोंट वेस्ट दिस टाइम। जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसा मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेंस क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो बहुत सारा टाइम हमें वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है इन सब डिस्कशंस में, इन सब आर्ग्यूमेंट्स में, बिकॉज ये सारे आर्ग्यूमेंट्स फ्यूटाइल हैं। रिजल्ट यही रहेगा, फिर दोबारा लोग मेंस लिखेंगे, और फिर अगले साल 1000 लोगों का सिलेक्शन, 1100 लोगों का सिलेक्शन, जितनी भी फाइनल वैकेंसीज हैं फिर दोबारा होगा। तो हमें समझने की बात यह है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एंड यू विल नीड टू हैव अ शेड्यूल। तो आपको अपना शेड्यूल बनाना है, आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, अपनी मेंस की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप यू आर एज इफ यू आर अपियरिंग फॉर मेंस 2025। तो आप लोगों ने इन बच्चों के साथ, जो लोग मेंस लिखने वाले हैं उनके साथ ही मेंस लिखोगे, ऐसा सोच के ही तैयारी करनी है। सो यू प्रिपेयर एज इफ यू आर अपियरिंग फॉर मेंस 2025। यही चीज़ और यही माइंडसेट हमें मेंस रेडी बनाएगा हमारे अगले अटेम्प्ट के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देना था। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है वो लोग आगे का अटेम्प्ट देंगे 2026 का, लेकिन 2026 के अटेम्प्ट की तैयारी अभी से शुरू होती है, इसी समय से शुरू होती है। तो आपने तैयारी ऐसे करनी है जैसे आप मेंस लिखेंगे 2025 वाला, एंड देन
you focus on your essay, ethics and optional. So जो लोग मेंस नहीं लिखेंगे उन लोगों को फोकस करने की जरूरत है एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। और अगर आपको कोई शेड्यूल चाहिए या किसी प्रकार की डे टू डे गाइडेंस चाहिए, दैट इज पॉसिबल थ्रू द रिप्ले प्रोग्राम दैट वी हैव। सो जो रिप्ले प्रोग्राम है, उस रिप्ले प्रोग्राम में जिन लोगों को अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है, पर जो लोग नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो ये 3-4 महीने का, वो लोग रिप्ले प्रोग्राम के ज़रिए तैयारी कर सकते हैं। आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपको डेडिकेटेड मेंटर दिया जाएगा, एक रैंक होल्डर मेंटर रहेगा आपके लिए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं भी अवेलेबल रहूँगा। और हम डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं मेंस के सिलेबस में, GS1, GS2, GS3, एसए और एथिक्स में, हम उन सब की आंसर राइटिंग करेंगे। आप उनके नोट्स बनाएंगे, आपको यहाँ से नोट्स दिए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कलाम अकेडमी के नोट्स हैं, ये आपको नोट्स दिए जाएंगे। फॉर एवरी टॉपिक इट विल बी गिवन टू यू। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी और आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं लाइव। और वो आपके सामने फेस टू फेस बैठकर एक रैंक होल्डर इवेल्युएट कर देगा। तो हम रिप्ले करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट वी विल राइट एज इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2025। और ये सारी हार्डवर्क, ये सारा जो आप पसीना बहाएंगे अपना प्रैक्टिस में रिप्ले के दौरान, दिस विल बी यूजफुल व्हेन यू विल राइट मेंस इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये वेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपको काम आएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अगले अटेम्प्ट में भी आंसर राइटिंग करेंगे और अगले अटेम्प्ट में मेंस लिखेंगे, तो आपको आंसर राइटिंग आज से ही शुरू करनी चाहिए। सो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं, द बेस्ट वे टू स्टार्ट आंसर राइटिंग वॉज 6 months ago and the next best way and the next best time to start answer writing is today। तो सबसे आंसर राइटिंग शुरू करने का सबसे बढ़िया समय 6 महीना पहले था और दूसरा सबसे बढ़िया समय आज है। तो इसलिए जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है और जो लोग यूपीएससी का मेंस नहीं लिखेंगे, वो लोग रिप्ले में एनरोल होकर अपनी तैयारी ऐसी कर सकते हैं जैसे आप लोग मेंस लिखने वाले थे। उससे आपको रियल टाइम इवैल्यूएशन भी पता लग जाएगा। हम लोग मेंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जब मेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉपीज भी इवैल्यूएट करेंगे एंड यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद द मॉडल आंसर्स। सो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी व्हेन यू एनरोल फॉर द रिप्ले प्रोग्राम एंड यू विल बी गिवन अ शेड्यूल। अब हमारे 3-4 महीने अगले वेस्ट ना हो इसी बातों में, इसी आर्ग्यूमेंट्स में, इसी गॉसिप्स में कि यूपीएससी ने क्या गलत किया, क्या किसी बच्चे को टाइम से नहीं घुसने दिया गया एग्जाम हॉल में, इसलिए पेपर कैंसिल होगा या रिजल्ट रिवाइज होगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। एक सीरियस कैंडिडेट को, एक सीरियस एस्पिरेंट को, हु वांट्स टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, हु वांट्स टू बी अ सिविल सर्वेंट, इन सब बातों में ना पढ़ते हुए रिप्ले में एनरोल करके ये देखना चाहिए कि आप और ज़्यादा बेटर अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कर सकते हैं, आप कितनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो आपने अपना फोकस अपने गोल पे रखना है। आपका गोल यहाँ आके आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं था, आपका गोल यूपीएससी की तैयारी करके एक सिविल सर्वेंट बनना था। तो उस गोल को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिप्ले का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और इस प्रोग्राम में आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे लिखने के लिए, इवैल्यूएशन किया जाएगा डेली बेसिस पे फेस टू फेस बाय अ रैंक होल्डर, और आपको मेंस 2025 के लिए तैयार किया जाएगा। तो आप लोगों को यूपीएससी सेंटर पे मेंस ना जाके लिखना पड़े, नहीं जाके लिखना अगर इस बार, तो आप हमारे सेंटर पर आकर उसी मेंस का पेपर होने के बाद हम लोग अवेलेबल कराएंगे आपको, तो वो आप आकर लिख सकते हैं। वो एक रिप्ले रहेगा, वो आपकी एक बेटर तैयारी रहेगी मेंस की आपके अगले अटेम्प्ट के लिए। और जिन लोगों का मेंस क्लियर हो गया है, नाउ दोज हु हैव क्लियर्ड फॉर प्रीलिम्स, दोज हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड विल नाउ बी अपीयरिंग फॉर मेंस। तो जो लोग मेंस 2025 में अपीयर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आप लोग बिल्कुल अब टाइम मत वेस्ट कीजिए ये सोचने में कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करूंगा, अभी नोट्स पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। यू शुड स्टार्ट राइटिंग PYQs इन द एस प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर भी लिया है, आप PYQs लिख सकते हैं। उसका डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं।
PYQ Ace आप लिख सकते हैं. I would be discussing them with you. I will be checking, evaluating your answer copies and having a discussion with you as to how to improve marks on a call on और इन पर्सन इन फेस टू फेस. तो आपको फेस टू फेस जो है वो कॉन्टैक्ट मिलेगा, अपना आंसर इवेल्युएट करा सकते हैं आप लोग. सिर्फ आंसर लिखना एक बात होती है और उस आंसर को इवेल्युएट कराना ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और वो कहीं ना कहीं मिसिंग देखता हूँ मैं. बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो मार्केट में चल रहे हैं, देयर इज़ नो क्रेडिबल इवेल्युएशन देयर. तो जितनी मेरी पॉसिबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसको इवेल्युएट करूँगा. आप सब लोगों की आंसर शीट्स मैं खुद इवेल्युएट करूँगा. इसीलिए मैं आपको एस सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखिए यूपीएससी के एज मच एज पॉसिबल. रादर देन रिलाइंग ऑन any coaching institute test series, you rely on the previous year questions of UPSC and get them evaluated. Then if you do not have the content, ready with you, आपके पास 1 पेजर नोट्स तैयार होने चाहिए, 1 पेजर 2 पेजर नोट्स. और अगर आपके पास वो तैयार नहीं है तो you need to take help from somebody. You can take the कलाम गोल्डन पेजेस नोट्स. हमने हर चीज़ के नोट्स तैयार कर दिए हैं. I have contributed to make them. तो ये सारी चीज़ें आप RLP में एक्सेस कर सकते हो. आपको कंटेंट भी दिया जाएगा प्लस टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी. सो RLP विल ऑल्सो गिव यू कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज. पर जिन लोगों के पास कंटेंट है दे कैन एनरोल इन PYQ Ace. एंड जिन लोगों को RLP या जिन लोगों को कंटेंट की कमी लगती है दे पीपल कैन गेट एनरोल्ड इन द RLP प्रोग्राम. पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे बिना सिलेक्शन नहीं होगा. And for those writing means we have optional guidance program as well for law, PSIR. I myself am taking the PSIR classes and PSIR test series, so you can get your answers evaluated from me. Your PSIR test, you can write the test, you can write previous year question, you can write any questions on PSIR and get them evaluated from me. I am there to help you. I have cleared the prelims and mains and interview twice. I have got selected in the final list, and in both the attempts my marks in PSIR were good. So I think that I would be able to guide you. And we also have the course for Anthro. So हमारे पास law, PSIR, Anthro की guidance आपके लिए available रहेगी. If you wish, you can enroll in these. But please start answer writing. Don't waste your time reading n number of books, watching n number of strategies, और लुकिंग एट एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज. आपने ना टेस्ट सीरीज देखनी है, आपने ना स्ट्रेटजी वीडियोस देखनी है, और आपने ना ही अपना समय बर्बाद करना है किसी भी चीज़ में. प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यू कैन लिटरली राइट योर डेस्टिनी वाइल राइटिंग मेंस. यूपीएससी आपको अपनी डेस्टिनी लिटरली लिखने का मौका देता है. इसीलिए मेरा कहना है, मेरा मानना है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और राइटिंग प्रैक्टिस भी PYQs की शुरू कीजिए. अगर आपको ये लगता है कि आपको एसए की भी प्रैक्टिस करनी है तो एसए के भी आप PYQs ही लिख के देखिए. उससे बेटर सोर्स, उससे ज़्यादा क्वालिटी के क्वेश्चंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्ट सीरीज बनाएंगे वो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम लेवल की ही होंगी. तो इसलिए हमको तैयारी PYQs की ही करनी है कि यूपीएससी किस क्वेश्चन में और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन हमसे पूछता है, और क्या अंडरस्टैंडिंग वो एक्सपेक्ट करता है, क्या उनकी डिमांड रहती है, क्या उनके डायरेक्टिव वर्ड्स रहते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में. वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप खुद से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसका इवेल्युएशन कराएंगे. सो प्लीज़ दोज हु हैव क्लियर्ड फॉर मेंस, दोज हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स, बहुत बहुत बधाई. लेकिन now it's the real time to do the hard work and sweat in your practice. And those who have not cleared for mains, those who have not cleared prelims, there is no reason to get disheartened. Everybody faces failure. Every topper has failed in their initial attempts. So it is now required to prepare as if you are preparing for mains 2025. And replay is a very good program that has been designed keeping in mind the need of a candidate who wants to improve his prelims score, his mains score in the next attempt, and who does not want to waste these 3-4 months. By the time you complete replay, you will be done with your GS topics and you will be in a very good position to write
मेंस नेक्स्ट ईयर। सो ये तैयारी आपको अगले साल काम में आएगी, वरना यदि आपका प्रीलिम्स अगले साल क्लियर भी हो गया तो भी अगर आप मेंस के लिए अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है हमारा कि जब हम मेंस लिखें, जिस अटेम्प्ट में हम मेंस लिखें उसके प्रीलिम्स से पहले हमारी मेंस तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो, तो हम लोग प्रीलिम्स में भी मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस से मेरा ये देखना है, मानना है कि प्रीलिम्स भी आपको आसान लगेगा जब आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। सो रिप्ले प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम यू कैन गेट अबाउट ऑल these details on these programs. You can look at the description. You can call on the numbers given below. But please start studying. Don't waste your time. It is no point wasting time regarding speculations that result revise होगा, questions drop कर दिए गए हैं, किसी बच्चे को घुसने नहीं दिया था एग्जाम सेंटर में, कि मेरे तो 100 नंबर आ रहे थे जीएस में तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी बातें आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी। आपने अपना अगर गोल यूपीएससी का है, अगर गोल आपका यूपीएससी क्लियर करना है और सिविल सर्वेंट बनना है, it is the right time to start studying. It is the right time to get serious and start answer writing. And all of you who are enrolled here, who are writing test, keep writing. We would be meeting on a daily basis for your evaluations. So please keep writing, take care of your health and prepare for mains. Thank you so much friends. Thank you.